नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग जो कि कल कंडक्ट की गई है और काफी सारे जो है यहां पर रिकमेंडेशन जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा दिए गए हैं। बहुत मेजर अगर मैं बात करूं, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बदलाव किए गए हैं। ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग जो है कुछ बड़ी बातें की गई हैं। उसके अलावा कुछ जीएसटी रेट्स को चेंज किया गया है, कुछ जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस दी गई है और ट्रेड फैसिलिटेशन के रिगार्डिंग भी जो है काफी सारी बातें यहां पर की गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, काफी जो डिसीजंस हैं वो टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो टैक्स पेयर्स को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है सो दैट कि आप उनको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। और अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, तो आप अपने क्लाइंट्स को भी जो है अकॉर्डिंगली गाइड कर सके। तो ये जो काउंसिल मीटिंग के जो डिसीजंस है वो आपको हमारी वेबसाइट www.allaboutaxes.in पर मिल जाते हैं। जितने भी आपके अपडेट्स हैं जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ को लेकर, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर टैक्स अपडेट्स का जो आपको सेक्शन दिया गया है उस सेक्शन में जो है आपको सभी अपडेट्स जो है टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं और ये सभी जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, अगर उसको ब्रॉडली बात करें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर वन इज चेंजेस इन जीएसटी टैक्स रेट्स एंड देयर क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है गुड्स के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग चेंजेस किए गए हैं। तो जो सबसे पहला जो चेंज किया गया है, नमकीन्स एंड एक्सट्रूडेड एक्सपेंडेड सवेरी फूड प्रोडक्ट्स। तो यहां पर जो है बेसिकली जीएसटी रेट को रेशनलाइज किया गया है, 18% से 12% किया गया है। तो ऑलरेडी इन जो प्रोडक्ट्स पर 18% का जीएसटी लगाया जा रहा था उसको अब जो है 12% किया जाएगा। हालांकि यहां पर बताया गया है कि ये जो एचएसएन कोड दिया गया है, इस एचएसएन कोड में जो भी प्रोडक्ट्स फॉल करेंगे उसके रिगार्डिंग ये जो चेंज है वो एप्लीकेबल होगा। और यहां पर जो अनफ्राइड और अनकुक्ड स्नैक्स हैं उस पर ऑलरेडी जो है आपका जो 5% का टैक्स रेट था उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो है जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग यहां पर एक बदलाव किया गया है इन केस ऑफ नमकीन एंड सवेरी फूड प्रोडक्ट्स। उसके बाद कैंसर ड्रग्स, तो कैंसर ड्रग्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है जीएसटी रेट को रेशनलाइज किया गया है। जो 12% का जीएसटी रेट था वो जो है 5% किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ बेसिकली यहाँ पर मेडिसिन बताई गई है जो जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो है अगेन 12% से उसको 5% किया जा रहा है। एक बड़ा बदलाव यहाँ पर मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग किया जा रहा है। जो मेटल स्क्रैप के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, क्या सप्लाई करेगा, मेटल स्क्रैप, तो ऐसे में जो है रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है जीएसटी पे करना होगा। हालांकि जो सप्लायर है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी उसको जो है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसके साथ ही 2% का टीडीएस जो है वो भी इस ट्रांजैक्शन पर अप्लाई किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो क्या करेगा, 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो बदलाव किया गया है वो है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। तो ये बेसिकली जो है एयर कंडीशनर के रिगार्डिंग जो है एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। इसके रिगार्डिंग कहा गया कि इस पर 28% का ही जीएसटी अट्रैक्ट होगा और ये जो है एचएसएन 8415 के तहत ही क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो है कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स, तो यहां पर जीएसटी रेट को इंक्रीज किया गया है। यहां पर जो है इसको 28% के टैक्स ब्रैकेट में लाया गया है। पहले इस पर जो है 18% का जीएसटी एप्लीकेबल था, लेकिन जो कार और मोटरसाइकिल की जो सीट्स है अब उस पर जो है 28% का जीएसटी रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये तो थे गुड्स के रिगार्डिंग जो चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज के रिगार्डिंग। सर्विसेज के रिगार्डिंग जो जीएसटी रेट चेंज किए गए हैं
उसमें जो है सबसे पहले लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कहा जा रहा था कि जीएसटी को जो है रेशनलाइज किया जाए, जीएसटी रेट को कम किया जाए। इवन काफी सारे लोगों का तो ये मानना था कि इसको जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जाए, लेकिन अभी जीएसटी काउंसिल ने इसके रिगार्डिंग जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है, और उसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा, ये जो अपने फाइंडिंग्स जीएसटी काउंसिल में रखेंगे, उसके बेसिस पर आगे कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर अभी कोई भी किसी तरह का जो है फेवरेबल डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल ने नहीं लिया है जो टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे। तो यहाँ पर कहा गया कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू होलिस्टिकली look into the issue pertaining to GST on the life insurance and health insurance. The GOM members are, तो काफी सारे स्टेट्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो इस GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के तहत क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, और वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर 24, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही आगे कुछ फर्दर जो है डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद सर्विसेज के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर, तो इस पर जो है 5% की जीएसटी की बात की गई है। अगर जो है हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पर 5% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। हालांकि रेंटिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स या चार्टर ऑफ हेलीकॉप्टर्स पर जो है अभी भी जो 18% का जीएसटी रेट है वही एप्लीकेबल किया जाएगा। उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज, तो बेसिकली जो आपकी डीजीसीए है, जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो जो अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज जो है प्रोवाइड करेगी, उसको जो है जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्ट किया गया है। तो इस पर जो है कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो अप्रूव्ड कोर्सेज होंगे जो कि कंडक्टेड बाय डीजीसीए है, उस पर जो है बेसिकली किसी तरह का जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो है जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्ट की गई है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होगा जहां पर जो गवर्नमेंट एंटिटी है और या फिर जो रिसर्च एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो सेक्शन 35 में रजिस्टर्ड है, उन्हीं केसेस में जो है R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, वो एग्जम्प्ट की गई है। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो अगर किसी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वहां पर यह एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि एक पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। तो यहां पर कहा गया कि ये जो सर्विस होगी, ये उस पर जीएसटी वही रेट से अट्रैक्ट किया जाएगा जो आपकी मेन सर्विस है। तो जो रियल एस्टेट की जो आपकी मेन सर्विस है, वही रेट ऑफ जीएसटी इस पीएलसी सर्विस पर अप्लाई किया जाएगा एज ए कॉम्पोजिट सर्विस। तो यहां पर टू क्लैरिफाई दैट लोकेशन चार्जेस और पीएलसी paid along with the consideration for the construction services before issuance of completion certificate form part of composite supply, where supply of construction service is the main service and PLC is naturally bundled with it and are eligible for same tax treatment. तो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज 5% में टैक्सेबल है, तो आपका जो पीएलसी चार्जेस है उस पर भी 5% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर वो 12% में चार्जेबल है, तो पीएलसी पर भी 12% का रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली ये एक नेचुरली बंडल्ड सर्विस है, तो एक कंपोजिट सर्विस के दायरे में इसको कवर किया जाएगा, और जो आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विस पर जो रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वही पीएलसी सर्विस पर एप्लीकेबल किया जाएगा। उसके बाद कुछ एफिलिएशन सर्विसेज की बात की गई है। तो बेसिकली जो आपके सेंट्रल बोर्ड है या फिर हरियाणा बोर्ड है या फिर कोई अदर स्टेट जो बोर्ड है, ये किसी तरह की एफिलिएशन सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रोवाइड की गई है, दैट इज एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड्स एंड अदर सिमिलर प्लेस बॉडीज, तो गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये आपकी एग्जम्प्ट रहेगी, अदरवाइज ये जो है टैक्सेबल होगी। तो यहां पर जो है जो एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की गई है टू दी गवर्नमेंट स्कूल्स, वो जो है एग्जम्पशन के दायरे में उसको लाया गया है। उसके अलावा यहां पर जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफिस, तो अगर मान लीजिए यहां पर जो बेसिकली फॉरेन एयरलाइंस कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया से अपनी किसी ब्रांच से, एसोसिएट से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करती है, तो उसको जो है यहां पर एग्जम्पशन दी गई है, उसको जो है जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्ट किया गया है।
उसके बाद एक जो नया और बड़ा बदलाव है, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है अगर उसको रेंट पर दिया जा रहा है, तो अभी तक क्या होता था कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा प्रोवाइड की गई है तो उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में लाया गया था। लेकिन ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है इस पर एक कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब क्या किया गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के दायरे में लाया गया है। इट मींस अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अब रेंट पर लेंगे तो उस पर रजिस्टर्ड पर्सन को जो है जीएसटी पे करना होगा। अगेन ये एक बड़ा बदलाव है, मेजर चेंज है, कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी बिजनेस को अब ये अफेक्ट करने वाला है। टू ब्रिंग रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ये जो है बहुत जो है मेजर बिजनेसेस को अब अफेक्ट करेगा। उसके बाद जीटीए की सर्विसेज में जो एंसिलियरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल पैकिंग सर्विस है, तो लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज है, तो यहां पर अगेन वही बात की गई कि ये जो सभी सर्विसेज है ये नेचुरल बंडल्ड सर्विस है, जो आपकी जीटीए की सर्विस है उसके साथ इसको एज ए कॉम्पोजिट सर्विस जो है ट्रीट किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो जीटीए सर्विस पर जो टैक्स रेट है वही इन पर भी जो है चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट सर्विस मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है उस पर अलग से जो है टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कुछ अदर चेंजेस है, अदर चेंजेस के अंदर जो है बेसिकली कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर या सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिगार्डिंग जो है 1 अक्टूबर 2021 से पहले जो जीएसटी मैकेनिज्म था उसको जो है रेगुलराइज करने की बात की गई है एज इज वेयर इज बेसिस पर। तो यहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ जो है बेसिकली कंफ्यूजन था उसको जो है यहां पर क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है। उसके बाद टू exempt supply of services such as application fees for providing electricity connection, rental charges against electricity meter, testing fees for meters, transformers, capacitors, labor charges from customer for shifting of meter services। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है उसको भी जो है यहाँ पर एग्जम किया जा रहा है। तो बेसिकली जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस अगर जीएसटी के दायरे में नहीं है तो अगेन ये एक कंपोजिट सप्लाई बन जाती है, और कंपोजिट सप्लाई होने की वजह से इन पर भी जो है जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। उसके बाद ट्रेड फैसिलिटेशन के रिगार्डिंग कुछ बड़े डिसीजन जो है ऑलरेडी लिए जा चुके थे, उन्हीं के रिगार्डिंग यहां पर बात की गई है कि जो सेक्शन 73 के तहत इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर की बात की गई थी उसके रिगार्डिंग कहा गया है कि पहले तो ये जो नोटिफिकेशंस है जिनके जरिए ये बेनिफिट दिया गया था, जिनके जरिए ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी, इन नोटिफिकेशंस को जो है एप्लीकेबल किया जाए। फाइनेंस एक्ट 2024 के कुछ सेक्शंस हैं जिनको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, तो बात कही गई है कि उन सेक्शंस को जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए और जो ये बेनिफिट है वो टैक्स पेयर्स को दिया जाए। उसके अलावा इस स्कीम्स के तहत बेसिकली रूल 164 को इंसर्ट करने की बात की गई थी, तो उस रूल को जल्दी से जल्दी इंसर्ट किया जाए। जो भी फॉर्म्स फाइल किए जाने हैं इस स्कीम्स के रिगार्डिंग उनको जो है जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए। उसके बाद यहां पर जो है प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 16 सबसेक्शन 6। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी प्रीवियसली, जहां पर कहा गया था कि 30 नवंबर 2021 तक जो आपने जो है आईटीसी अवेल किया है उसको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। तो वो जो है यहां पर कहा जा रहा है कि इन सेक्शंस को जो है जल्दी से जल्दी जो है नोटिफाई किया जाए। और इसके अलावा अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसको जब रीस्टोर किया जाता है फिर से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव किया जाता है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का जो टाइम लिमिट है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जिससे कि बेनिफिट ये होगा कि जो टैक्स पेयर्स है उनको और फर्दर टाइम मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जहां पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। तो यहां पर जो है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होता है उसके विदिन 30 डेज आपको ये आईटीसी जो है अवेल करना है। तो इसी के रिगार्डिंग यहां पर कहा जा रहा है कि जो सब सेक्शन 6 है उसको जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए और जो 17, 18 से लेकर
2021 के लिए जो आईटीसी लेट क्लेम किया, लेट अवेल किया, उसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 5 जो है उसको भी जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए। तो ये जो है दो बड़े बदलाव जो है यहाँ पर रिगार्डिंग सेक्शन 73 में आपकी कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है, पेनल्टी आप पर लायबी की गई है, उसको जो है अगर वेव ऑफ करना है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूल 164 को जल्दी से जल्दी नोटिफाई किया जाए, जो भी फॉर्म्स हैं उनको जल्दी से जल्दी एक्टिव किया जाए। उसके बाद कुछ और यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन की बात की गई है कि कुछ अभी भी जो क्लियरिटी नहीं है टैक्स पेयर्स को या इंडस्ट्रीज को, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन जो है दी जाए। और उसमें मेजरली यहाँ पर कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की जा रही है फॉरेन एंटिटीज को, उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। इसके अलावा जो डेमो व्हीकल्स है उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, क्या वो उसका क्लेम जो है आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा डाटा होस्टिंग के रिगार्डिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग जो है कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इशू की जाए। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है जल्दी ही इन पर जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद एक और जो बड़ा बदलाव, B2C ई इनवॉइसिंग। अभी तक जो ई इनवॉइसिंग होती थी, आप क्या करते थे, आप जो है B2B सप्लाई के रिगार्डिंग ई इनवॉइस जो है जनरेट करते थे, लेकिन जल्द ही इसको B2C ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कितनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या लिमिट्स अलाउ की जाती है, वो यहाँ पर जो है जब नोटिफिकेशन इशू की जाएगी तब आपको पता चलेगा। उसके बाद है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेजर्स। तो ये ऑलरेडी जो है मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं, ऑलरेडी इन पर एडवाइजरी इशू की जा चुकी है। अब एक नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपको दे दिया गया है, जहां पर आप अपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई इनवॉइस सप्लायर के द्वारा अपलोड किया गया है, उसके अंदर कोई भी करेक्शंस की जानी है या फिर वो इनवॉइस आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप जीएसटी पोर्टल पर ही सप्लायर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ बड़ी बातें जो है जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड की है, जिनमें मेजरली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो प्रोविजंस है और जो B2C ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविजंस है, और सबसे बड़ा जो रेंटिंग सर्विस इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो जो है आपको अब हर बिजनेस के अंदर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्रोविजंस दिखाई दे सकता है। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो बहुत कम ही बिजनेसेस जो है वो रेंट पर लेते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी तो आज की डेट में सभी बिजनेसेस कहीं ना कहीं जो रेंट पर ले रहे हैं उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आने वाला है। तो ये थी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस। इसके अलावा अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ से, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको टैक्स अपडेट सेक्शन दिया गया है, न्यूज सेक्शन आपको दिया गया है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज है रिगार्डिंग अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसके अलावा कोर्सेज का सेगमेंट आपको दिया गया है, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, तो यहाँ पर जो है काफी सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके जरिए जो है आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के जरिए आप सीख सकते हैं रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, टैक्सेस की पेमेंट्स कैसे करते हैं, रिकंसिलिएशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स प्रोवाइड की गई है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।